हेलो। कैसे हो सभी लोग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे ये जानने में कि सीएसईटी की एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज प्रोफेसर कश्यप छग। आप सभी लोग जानते ही हो मुझे, लेकिन फिर भी एक बार नाम बता दिया मैंने जो नहीं जानते उनके लिए। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, चलो। पहला एमसीक्यू स्टार्ट करें। चलिए, काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एस। काउंटिंग नंबर्स उनको क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स होते क्या है? जिसको हम रियल में काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने 5 मोबाइल पड़े, तो मैं काउंट कैसे स्टार्ट करूंगा? 1 2 3 4 5। 5 मोबाइल है, जीरो से काउंट करूंगा क्या? मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 ये सब कौन से नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स में क्या आता है? जीरो आता है। और जीरो काउंटिंग में यूज करते हैं कि हम नहीं करते? हम काउंटिंग स्टार्ट ही किधर से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समझ गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं बताइए? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप बता सकते हो क्या मुझे? नहीं, वो इनफाइनाइट तक जाता है तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल नंबर कैसे बताएं? तो ऑप्शन क्या है? नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन बी आइडेंटिफाइड। इनफाइनाइट तक जाता है तो कैसे हम बताएं कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। थर्ड इज, इफ वन इज एडेड टू एनी नंबर we get the next higher natural number. This next number is called, ये नेक्स्ट नंबर को क्या बोला जाता है? बोलिए। अगर एक नेचुरल नंबर है 3, उसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 4। तो ये क्या हुआ? ये 4 क्या है? सक्सेसर है। क्या बोला था? सक्सेसर है। ये मैंने सिखाया था आप लोगों को, प्रेडेसेसर और सक्सेसर। प्रेडेसेसर मतलब पहले आने वाला नंबर, सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला नंबर। तो आंसर क्या है इसका? सक्सेसर। अगर यहाँ पे पूछते कि 1 इज एडेड की जगह 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, देन वी गेट अ प्रीवियस नंबर। ये प्रीवियस नंबर को क्या बुलाया जाएगा? प्रेडेसेसर। और बाद में आने वाले को क्या बुलाया जाएगा? सक्सेसर। करेक्ट है? ठीक है, समझा सभी को? चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डैश ऑफ नेचुरल नंबर अगेन यील्ड अ नेचुरल नंबर, बट डैश ऑफ टू नेचुरल नंबर मे और मे नॉट यील्ड अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? और ऑप्शन देखिए पहले इसका। ठीक है, ऑप्शन क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मतलब ये जो कॉमा लगा है ना, ये क्यों लगा है पता है? इसके कॉमा के पहले आने वाले ये इसका आंसर होने वाले, और कॉमा के बाद आने वाले इसके आंसर्स होने वाले। ठीक है, तो चलिए वापस रीड करते हैं क्वेश्चन। डैश ऑफ नेचुरल नंबर अगेन यील्ड नेचुरल नंबर, मतलब कौन सा ऑपरेशन करेंगे हम? कौन सा ऑपरेशन करेंगे दो नेचुरल नंबर में तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करते हैं कोई भी दो नेचुरल नंबर या कोई भी दो होल नंबर का, तो आंसर हमेशा होल नंबर या नेचुरल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो नेचुरल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे होल नंबर का नहीं पूछा गया है तो हम नेचुरल नंबर का ही देखते हैं सिर्फ। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने? नेचुरल इंटू नेचुरल क्या आएगा? हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर हमेशा क्या रहेगा? नेचुरल नंबर रहेगा। तो ये वर्क कब करेगा? प्लस और मल्टीप्लीकेशन, मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? हमेशा आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा। बट टू नेचुरल नंबर, अभी दूसरा वाला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? बट टू नेचुरल नंबर मे और मे नॉट यील्ड नेचुरल नंबर। कौन सा ऑपरेशन करेंगे तो नेचुरल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता एज एन आंसर। तो
इसका आंसर क्या है, दो नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दो आप लोगों को, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दो नेचुरल नंबर लेता हूं मैं, 4 और 10। ठीक है, 4 और 10 को दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों को माइनस किया तो आंसर क्या आया, -6 आया। क्या -6 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, -6 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो नंबर नेचुरल नंबर को माइनस करो तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये डिवीजन में भी ऐसा होता है। डिवीजन में क्या लेंगे हम, जैसे लेंगे 10, वो एक नेचुरल नंबर है, 20 वो भी एक नेचुरल नंबर है, इनको डिवाइड करूंगा मैं तो आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा आंसर। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। समझा? तो ये डिवीजन में हमेशा नेचुरल नंबर आंसर नहीं आता है, आ भी सकता है, आ भी सकता है। 20 और 10 को डिवाइड करूंगा मैं तो आंसर क्या है, 2। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, इसीलिए लिखा है मे और मे नॉट यील्ड अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डैश में क्या आ जाएगा, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद सेकंड ब्लैंक्स में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्लियर है? तो जब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। जब दो नेचुरल नंबर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, सॉरी, एडिशन करो या मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करोगे तो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड डैश मेक द सेट ऑफ होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स आ गए, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक वो, और डैश मेक द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क क्या होता है, सिर्फ जीरो का। तो अगर सारे नेचुरल नंबर में जीरो लगा देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 0। क्लियर है? सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। कौन से ऑपरेशन में जीरो आया तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा। याद करो, याद करो। कभी एडिशन में नॉट डिफाइंड आंसर आता है क्या? नहीं आता। मल्टीप्लीकेशन में आता है क्या नॉट डिफाइंड? नहीं आता। सब्ट्रैक्शन में आता है? नहीं आता। डिवीजन में आता है, मैंने आपको बताया था डिवीजन में आता है। तो आंसर क्या है इसका, डिवीजन। कैसे सर? कोई भी नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो छोड़ के कुछ भी नंबर अगर आप डिवाइड करोगे जीरो से तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका आंसर आता ही नहीं है। 7/0 हम डिवाइड कर ही नहीं सकते 7 को 0 से, इसलिए आंसर क्या है इसका, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए आगे की करते हैं। क्या लिखा है, नेचुरल नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड एज। नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आप लोगों को, जो प्राइम नहीं है वो क्या हो सकता है, कॉम्पोजिट। लेकिन जो प्राइम नहीं है ऐसा बोला है, प्राइम नहीं है तो वो कॉम्पोजिट भी हो सकता है और को प्राइम भी हो सकता है ना। को प्राइम कौन सा नंबर होता है, 1। 1 इज अ को प्राइम नंबर, वो प्राइम तो नहीं है ना, और कॉम्पोजिट भी प्राइम नहीं है। तो प्राइम नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट भी हो सकता है, को प्राइम भी। तो सर दो ऑप्शन थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन सी वाला ऑप्शन ध्यान से देखो ना, क्या लिखा है, सी वाला ऑप्शन क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी, तो सी आंसर होने वाला है। ध्यान से ऑप्शन देखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए 18th। 18th क्या है, डैश इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। कितना इजी क्वेश्चन है ये, बताया था मैंने आप लोगों को। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, वो एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, 1। सभी लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ में, इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट, 19th सम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, दो तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जो भी बच गए वो सारे रियल नंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स में बहुत सारे आते हैं, इंटीजर, नॉन इंटीजर, रैशनल, इररैशनल, सभी के सभी नंबर्स आते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। ठीक है, चलिए इसमें
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रियल नंबर्स। तो सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। सही तो लग रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड क्या था, होल नंबर डू नॉट इंक्लूड प्राइम नंबर। ऐसा हो सकता है, नहीं। होल नंबर उसमें होते हैं ना प्राइम नंबर्स, होल नंबर में प्राइम नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है मुझे। थर्ड, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। ये भी करेक्ट है। फोर्थ, रियल नंबर्स आर नॉट, सॉरी, रियल नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स। ये भी गलत है। रियल नंबर मतलब क्या, सभी होल नंबर, ऐसा है क्या? रियल नंबर में होल नंबर भी आता है, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, बहुत सारे नंबर आते हैं। तो ऐसा है क्या, रियल नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बट ये स्टेटमेंट गलत है कि रियल नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स। समझा? तो ये भी गलत है, सेकंड भी गलत है। और फर्स्ट वाला क्या लिखा था, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। क्या सिर्फ नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाले ही रियल नंबर होते हैं? नहीं, बीच में जो डेसिमल वाले नंबर्स आते हैं, जो रूट वाले नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये स्टेटमेंट में लिखा है कि खाली नंबर लाइन वाले रियल नंबर है, ऐसा नहीं है। रियल नंबर में और भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, ए, बी और डी तो गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 20, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय। रैशनल नंबर को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है? तो इसका आंसर है क्यू। इसका आंसर क्या है, क्यू लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, इंटीजर जो है, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको जेड से डिनोट किया जाता है, और रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, और रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये कौन से नंबर हो गए, नेचुरल, ये होल नंबर्स, ये इंटीजर्स, ये क्यू मतलब रैशनल, और आर मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट सम करते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100। ये मैंने आप लोगों को एक टेबल दिया था, उसमें 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो मैंने बताया था आपको। कितने प्राइम नंबर आते हैं, 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होल नंबर। कौन सा नंबर होल नंबर नहीं है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होल नंबर होता है क्या? नहीं। डेसिमल, वो भी होल नंबर नहीं होता है। नेगेटिव नंबर्स, वो भी होल नंबर नहीं आता है। मतलब ये तीनों ऑप्शन होल नंबर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, बी या सी? ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे होल नंबर नहीं है, ठीक है। 23, डैश इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर बहुत इजी है क्वेश्चन, 0। नेक्स्ट, 32nd सम, a fraction whose numerator is less than the denominator is called proper fraction, improper fraction और mixed fraction, या none of this? क्या आंसर रहेगा इसका? ये बहुत बचपन में हमने कॉन्सेप्ट किया था, पता है? नहीं याद है तो मैं वापस बता देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन, तुम लोग को पता है मार्क्स मिलते थे, 5 मार्क का सम होता था, तो तुम लोग को कितने मार्क्स मिलते थे, 1.5।
याद आया कुछ? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा गया है, ये 1 और फिर हाफ। ऐसा मिलता था ना तुम लोग को, 7 मार्क का सम होता था तो इतने मार्क्स मिलते थे तुम लोग को, 10 मार्क के सम में से ये मार्क्स मिलता था तुम लोग को, याद आ रहा है? तो 1 1/2 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? 1.5। ठीक है, और एक एग्जांपल दो, 2 2/5। अच्छे से लिखता हूँ, ओके। और एग्जांपल 2 2/5, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अभी बताया क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए 33, सम नंबर 33। इफ 4/5 ऑफ अ नंबर इज 12, व्हाट इज द नंबर? बहुत सिंपल सम है। क्या लिखा है? 4/5 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जिसका 4/5 12 है। तो मैं क्या करूंगा पता है? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है मेरे पास। मैं सभी का क्या निकालूंगा? 4/5 निकालूंगा, सभी का 4/5 निकालूंगा। जो मुझे 12 आंसर देगा ना, वो मेरा ऑप्शन है, वो मेरा राइट आंसर है। सभी का 4/5 निकालेंगे। ठीक है, 4/5 मतलब क्या हो गया? 15 का 4/5 मतलब क्या हो गया? कि 4 से मल्टीप्लाई करो फिर 5 से डिवाइड कर दो। तो 15 4 जा कितना होता है? 60। 60/5 कितना होता है? 12। तो मिल गया आंसर, आगे जाना ही नहीं है, खत्म। चलिए नेक्स्ट, 34th सम। क्या लिखा है? 5 -1/3। क्या लिखा है? 5 -1/3 कैसे करेंगे? चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई या ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने आप लोगों को दिया था 1/3 की वैल्यू दी थी मैंने आपको। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 5 - 0.33। 5 में से माइनस करेंगे 0.33 तो बचता कितना है? 4.67। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, 12 + 3/5। अब मैंने 3/5 की भी वैल्यू दी थी। 12 + 3/5, 12 + 3/5 की वैल्यू मैंने क्या दी थी? याद करो, 0.6। तो इसका आंसर क्या होता है? 12.6, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी है ना? चलिए, ये क्वेश्चन में ना यहाँ पे डिवीजन का साइन है। ठीक है, क्या लिखा है? 1/8 ऑफ अ नंबर इक्वल्स 2/5 डिवाइडेड बाय 1/20, व्हाट इज द नंबर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सम है। ठीक है, क्या लिखा है? चलिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं, उस पर करते हैं सम। 1/8 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर मतलब एक्स ले लेता हूँ वो मैं नंबर को। 1/8 ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू, इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू 2/5 डिवाइड बाय 1/20। ठीक है, इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 2/5 डिवाइड बाय 1/20। ठीक है, अब राइट हैंड साइड जो है ना वो पहले सॉल्व करेंगे। 2/5, ये डिवीजन का साइन है, पता है? डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में बदल सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन में बदलना है तो ये क्या हो जाएगा पता है? ये जो है ना उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/20 की जगह क्या हो जाएगा? वो 20/1 हो जाएगा। तो अब क्या आंसर आता है बताओ इसका? 22 जा कितना होता है? 40। 40 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5 इज 8। हो गया ना सॉल्व? तो बचा क्या अभी? ये, इसका आंसर क्या होता है? 1/8 इंटू एक्स इज x/8। अब x की वैल्यू ढूंढनी है ना, वो नंबर ढूंढना है ना, तो 8 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 8 जा 64। तो x का वैल्यू क्या है? 64। 64 है क्या ऑप्शन में? देखो जरा, है सर, ऑप्शन ए। ठीक है, 37th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन? कौन सा एग्जाम्पल है डेसिमल फ्रैक्शन का? 9, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 9/100 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0.09। करेक्ट है ये। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, लेकिन आगे भी रीड करने का। क्या लिखा है? 180 डिवाइड बाय 100। 180 डिवाइड बाय 100 का आंसर क्या आता है? 1.80। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड वाला क्या लिखा है? 55 डिवाइड बाय 1000।
इन डेसिमल फ्रैक्शन रिटर्न एज 0.055, ये भी करेक्ट है। तो अगर तीनों करेक्ट है तो आंसर तीनों नहीं है, ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ध्यान से देखने का सम को। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है सर? एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। कितने पार्ट हो गए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो पार्ट हो गए, तो दो आंसर है इसका। ज्यादा सोचना नहीं है, इतना कुछ डिफिकल्ट सम नहीं था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स डेसिमल फ्रैक्शन? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, गलत है, वो बताना है। ठीक है, चलो पहला, डेसिमल फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000। हाँ, ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। डेसिमल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमेशा 10, 100, 1000 या 10 के मल्टीपल्स होते हैं। सेकंड, न्यूमरेटर कैन बी एनी नंबर। यस, न्यूमरेटर कैन बी एनी नंबर, डिनोमिनेटर बस 10, 100, 1000 होना चाहिए। न्यूमरेटर में कुछ भी रख लो चलेगा, तो वो भी करेक्ट है। थर्ड इज, दिस फ्रैक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नंबर्स जनरली। यस, वो डेसिमल में एक्सप्रेस किए जाते हैं ना, हाँ या ना? डेसिमल में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे 3.2, 5.6 डेसिमल में एक्सप्रेस किया जाता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ वाला क्या है? अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज ओनली वन पार्ट, न्यूमरेटर। नहीं, उसको डिनोमिनेटर भी तो होता है, वन पार्ट नहीं होते, उसके दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बराबर, तो ये गलत है, इसीलिए ये आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट वाला पूछा था। ठीक है, चलिए, कुछ डाउट इसमें? नेक्स्ट, व्हेन 54 is divided by 9 then 54, 9 and 6 are called as dash respectively। 54, 9 और 6 are called as dash respectively। रिस्पेक्टिवली मतलब अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो पहला वाला जो है, पहला वाला किसके लिए होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में पहला वाला इसके लिए होना चाहिए, सेकंड वाला जो है वो इसके लिए होना चाहिए, और थर्ड वाला इसके लिए होना चाहिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, तो 54 क्या है? चलो अभी 54 डिवाइड बाय 9 मतलब ये क्या हो गया? 54 डिवाइड बाय 9, बराबर है। तो 54 डिवाइड बाय 9, तो इसको हमेशा डिविडेंड बोला जाता है। क्या बुलाया जाता है? डिविडेंड। और इसको क्या बुलाया जाता है? डिवाइजर। और जब ये आंसर आता है तो इसको बोला जाता है कोशेंट। क्या बोला जाता है? कोशेंट। तो 54 क्या है? 54 डिविडेंड है, 9 क्या है? डिवाइजर है, और 6 क्या है? कोशेंट है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये देखो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आंसर ए है क्या? नहीं, जरा बाजू में भी देखो, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। सर तो दोनों आंसर है क्या? नहीं, ऑप्शन डी आंसर है, बोथ ए एंड बी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलो 49th sum, the commutative property is applicable only for dash arithmetic operations। commutative property मैंने बताया था, commutative property सिर्फ किसके लिए अप्लाई होती है? प्लस के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए। यस और नो? तो सर इसमें मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें? ध्यान से देखो, बोथ ए एंड बी वाला, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? कौन सा स्टेटमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो पहला स्टेटमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, नहीं। सेकंड वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, नहीं। थर्ड वाला भी नहीं है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव डू नॉट रिप्रेजेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो सर कौन सा स्टेटमेंट फिर रिप्रेजेंट करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है, देखो, 2+10 करोगे तो भी 12 आएगा, 10+2 करोगे तो भी क्या आएगा? 12। और ये मल्टीप्लीकेशन में भी अप्लाई होता है।
2 × 10 करोगे तो भी 20 आएगा, 10 × 2 करोगे तो भी क्या आएगा, 20 आएगा। ये स्टेटमेंट्स अगर आएंगे तो वो रिप्रेजेंट करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। 51st सम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बोर्ड मास। बोर्ड मास के बारे में इनकरेक्ट क्या है? पहला क्या लिखा है, ओ ऑफ बोर्ड मास स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, यस दिस इज करेक्ट। ए ऑफ बोर्ड मास स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, नहीं ये गलत है, लेकिन फिर मार्क नहीं कर देने का, आगे पढ़ो। एम फॉर बोर्ड मास फॉर मल्टीप्लीकेशन, यस करेक्ट। बोर्ड मास इज यूज टू एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ए बी और डी तो करेक्ट है, आई एम सॉरी, ए सी और डी तो करेक्ट है, गलत कौन सा है, बी वाला ऑप्शन, इसलिए वो आंसर है, क्योंकि कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा था, इनकरेक्ट बी वाला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, चलो बोर्ड मास वाला समय ये तो इसमें बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, फिर अगर कुछ ऑर्डर मतलब पावर रहेगा तो सॉल्व करने का, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, तो ब्रैकेट का सॉल्व किया तो आंसर कितना आता है, 24। 24 डिवाइड बाई 12 प्लस 81 डिवाइड बाई 3। इसको एक काम करते हैं, इसको पेज पे करते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऐसे दिमाग में करना है, लेकिन अभी देख लो कैसे करना है। मैं तो लिखूंगा ना, आप लोग दिमाग में करो, वरना आप लोगों को समझेगा ही नहीं। चलो 24 किया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अभी क्या करेंगे, अभी ऑर्डर तो है नहीं, तो डिवीजन करना है, तो सबसे पहले सब डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड है ना, तो इसका आंसर कितना आता है, 2 आता है, प्लस ये डिवीजन है ना, तो इसको कर दो, 81 डिवाइड बाई 3 कितना आता है, 27 माइनस 4। अब 2 + 27 कितना होता है, 29, 29 माइनस 4 इज 25, आंसर इसका है क्या ऑप्शन में 25, यस ऑप्शन ए। ठीक है, चलो ये करते हैं, इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, सीधा डिवीजन पे आ जाओ। डिवीजन में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये तो इसका आंसर क्या आएगा, 38 माइनस 9 इंटू 3। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो, 9 3 27 ना, मतलब 38 माइनस 27 करना है, कितना आता है, 11, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 10% इक्वल्स टू 1/10 फ्रैक्शन, करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो मार्क कर दूं, नहीं आगे पढ़ना है। 20% इज इक्वल टू 1/5 ऑफ फ्रैक्शन, ये भी करेक्ट है। थर्ड वाला 25% इज इक्वल टू 1/4 फ्रैक्शन, ये भी करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट है, तो आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो अब ये वाला सम थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ 30% ऑफ 20% ऑफ अ नंबर इज 420, व्हाट इज द नंबर। इफ 30% of 20% of a number is 420, what is the number। समझा ये क्वेश्चन, समझा, नहीं समझा है तो वापस समझाता हूँ। चलो, एक ऐसा नंबर है जिसका 30% निकालो, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसका तुम 20% निकालो, उसके बाद क्या निकालो, उसके बाद उसका भी 30% निकालो, तो जो आंसर आएगा लास्ट में वो 420 रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है सर इसको, वो बताओ। ठीक है, चलो बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 30% ऑफ 20% ऑफ अ नंबर इज 420। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है।
30% ऑफ 20% कितना होता है वो ढूंढ रहा हूँ। 30% ऑफ 20% कितना होता है, तो 30% निकालो किसका, 20 का। 30% ऑफ 20 कितना होता है, 30% ऑफ 20 कितना होता है, 6 होता है। तो 30% ऑफ 20% कितना है, 6%। और वही बोला ना कि 30% ऑफ 20% आंसर कितना आता है, 420, मतलब 6% क्या है, 420 है। वापिस 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 समझा तो कुछ नहीं समझा है सर, वापस बताओ चलो। 30% ऑफ 20% ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर इज 420। तो 30% निकालो ना 20% का। कैसे निकालेंगे सर, 30% निकालो 20 का, कितना होता है, 6 होता है ना। तो 30% ऑफ 20% इज 6%। और वो 6% की वैल्यू ही 420 है। तुमको वो नंबर ढूंढना है। अभी वो नंबर क्या होता है, वो नंबर तो 100% होता है। मतलब 6% तुमको पता है 420, 100% तुमको देना है, ढूंढना है। तो कैसे करवाया था मैंने ये, 6% की वैल्यू 420 है ना, और 100% ढूंढना है। तो 6% 420 है, तो इसको 6 से ही डिवाइड करके 2 जीरो लगा दो। कैसे करेंगे, चलो 6 7 42, और फिर 3 जीरो लगा देना ना, 3 जीरो बच गए, देखो 1 2 और 3। तो आंसर क्या है, 7000 है। क्या ऑप्शन में 7000, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 65th सम। विच नंबर इज 35 लेस देन 2080। विच नंबर इज 35 लेस देन 2080, मतलब 2080 में क्या करना है पता है, 2080 में उसका ही 35% माइनस कर देना है। तो आंसर क्या आता है वो नंबर, वो पता लगाना है। तो 2080 में माइनस करना है 35%, किसका 35%, 2080 का। चलो करते हैं। 2080, इसमें क्या माइनस करना है, 35% ऑफ 2080। तो यही निकालना है ना बस, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो 35% कैसे निकालेंगे पता है, 10%, 10%, 10%, 5%। 10% कितना होता है, 208, 208, 208। और 5% कितना होता है, उसका आधा 104। तो सबको ऐड करो, कितना होता है, ऐड तो कर सकते हो ना, कितना होता है, इसको ऐड करो, 8 + 8 + 8 + 4 कितना होता है, 28। ठीक है, और ये क्या है, 700 है ना, तो 728 हुआ ना, 728 है। तो आंसर मिल गया 35%। अब उस 2080 में से माइनस कर दो ये 728। तो 2080 में पहले क्या माइनस करने का, पहले 700 माइनस करो, उसके बाद 28 माइनस करना। पहले 700 माइनस किया तो किधर पहुंचोगे, 1380 पे पहुंचोगे। उसके बाद 28 माइनस कर दो तो 1352 पे पहुंचोगे। 28 माइनस किया तो आंसर क्या है अपना, 1352, ऑप्शन ए। ठीक है, समझा ना सबको। 66, अ स्टेशनरी सेलर हैड सम रजिस्टर्स। उसके पास कुछ रजिस्टर थे, 50% उसने बेच दिया। ही सेल्स रजिस्टर 50% रजिस्टर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, 50% बेच दिया, एंड 20% ऑन सैटरडे। समझा, तो टोटल कितना सेल कर दिया अब तक, 70% सेल कर दिया है। ही स्टिल हैज 222 रजिस्टर्स, 222 रजिस्टर्स। ओरिजिनली ही हैड हाउ मेनी रजिस्टर। समझा क्वेश्चन। अभी 50 और 20 मतलब टोटल 70 जो है वो उसने सेल कर दिया, तो बचा कितना, 30% बचा। और एक्चुअली बचा तो 222 रजिस्टर है ना, मतलब यही 30% है। मतलब 222 जो है वो 30% है। आपने को क्या ढूंढना है, ओरिजिनली उसके पास कितना था, मतलब 100% की वैल्यू ढूंढना है। तो 222 अगर 30% है, 222 कितना परसेंट है, 222 इज 30%। तो 222 30% है, तो उसको 30 से ही डिवाइड करके 2 जीरो लगा देंगे तो मुझे 100% मिल जाएगा। करेगा, चलो 0 0 कैंसिल हो गया ये। तो अभी 222 को 3 से डिवाइड करके 0 लगाना है बस। तो 222 दिमाग में करो, कितना होता है, 7 जा
4 जा 74 और एक जीरो लगाना है, 740 आंसर है, ऑप्शन ए 740। उसके पास ओरिजिनली 740 रजिस्टर थे। नरेंद्र एंड संजय आर वर्किंग इन सेम कंपनी। नरेंद्र's इनकम इज 25% मोर देन संजय इनकम। ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा नहीं बहुत ट्रिकी सम है, ध्यान से रीड करना। इसके लिए परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, परसेंटेज करता होता क्या है। नरेंद्र एंड संजय आर वर्किंग इन सेम कंपनी। नरेंद्र's income is 25% more than Sanjay's income. By how much percent is Sanjay's income less than Narendra's income? कुछ नहीं समझा सर, वापिस रीड करो फिर। नरेंद्र एंड संजय आर वर्किंग इन सेम कंपनी। नरेंद्र की जो इनकम है ना वो 25% ज्यादा है संजय से। तो पूछा है कि बाय हाउ मच परसेंटेज संजय इनकम इज लेस देन नरेंद्र इनकम। तुम लोग को लग रहा है 25% इसका आंसर होगा, नहीं। 25% ज्यादा है तो क्या 25% कम होगा? ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसा होता है देखो बताता हूँ। इसमें हम लोग 100 लेके दोनों की इनकम क्या ले लेंगे, 100, दोनों 100 रुपए कमाते हैं, ठीक है, दिहाड़ी का, वो ले लेंगे। चलो, नरेंद्र है और संजय है, क्या लिखा है, दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उन दोनों के साथ भेदभाव हो रहा है। नरेंद्र ज्यादा कमाता है कि संजय ज्यादा कमाता है, देखने दो। नरेंद्र ज्यादा कमाता है, नरेंद्र ज्यादा कमाता है। कितना ज्यादा कमाता है पता है? 25% ज्यादा कमाता है एज कंपेयर टू संजय। तो संजय की इनकम अगर 100 है तो इसकी कितनी होगी? 125, क्योंकि 25% ज्यादा है ना, समझा? तो अब क्या पूछा है कि बाय हाउ मच परसेंटेज संजय की इनकम कितने परसेंटेज से कम है, कितनी परसेंटेज से कम है। तो कितनी कम है वो बताओ। 25 कम है, अपॉन क्या आएगा? अपॉन आएगा 125। हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं? नरेंद्र से कंपेयर कर रहे हैं ना। हम लोग ये डिफरेंस कंपेयर किसके ऊपर कर रहे हैं? नरेंद्र की। उन्होंने पूछा है कि कितनी कम है नरेंद्र से कंपेयर किया जाए तो बाय हाउ मच परसेंटेज इज संजय इनकम लेस देन नरेंद्र इनकम। तो संजय की इनकम कितनी कम है नरेंद्र से अगर कंपेयर करें तो 25 अपॉन नरेंद्र की इनकम आएगी इंटू 100। 25 वन जा 25 फाइव जा, तो 1/5 कितना परसेंट होता है? 20% होता है। तो 20% कम है संजय की इनकम। क्लियर है? तो आंसर क्या है? 20%। समझा कि नहीं समझा? इन अ ग्रुप ऑफ सर्टेन पर्सन 60% आर ग्रेजुएट, 30% आर पोस्ट ग्रेजुएट एंड 10% आर प्रोफेशनल क्वालिफाइड। ठीक है, अभी नंबर किसका दिया है? 18। 18 कौन है? पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के परसेंटेज भी तो दिए है, कितने? 30%, मतलब 30% ही 18 है। 30% ही 18 है और अपने को क्या ढूंढना है? 100% ढूंढना है। तो 30% अगर 18 है तो 18 को किससे डिवाइड कर देंगे हम? 18 को डिवाइड कर देंगे 30 से, और फिर 2 जीरो लगा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? 100% मिल जाएगा। तो जीरो जीरो कैंसिल, 3 वन जा 3, 6 जा, तो 6 लगाया और जीरो लगाया, तो 60 आंसर होना चाहिए इसका। समझा कि नहीं समझा? 30% 18 है तो उसका 100% कितना होगा वो पूछा था। 60। क्या लिखा है? 69। 69 सम क्या है? द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई कैन बी स्टेटेड एज। रेशियो कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन है देखो, वैसे लिखा जाता है ना, x/y। बी क्या है? x, फिर ऐसे एक लाइन है, फिर y। इसका मतलब ये उन्होंने ये कहना चाहते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और सी क्या है? x/y लेटर में, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आंसर है ऑप्शन डी, सभी तरीके से लिख सकते हैं। 70 क्या है? 70th सम। इन द रेशियो a/b द फर्स्ट टर्म a इज कॉल्ड। अच्छा, ए को क्या बुलाया जाता है बताओ? बताया था मैंने आपको, ए को बुलाया जाता है एंटीसेडेंट। तो बी को क्या बुलाया जाएगा? उसको बुलाया जाएगा कॉन्सिक्वेंट। चलिए, इन अ बैग रेड बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:9। तो 2:9 में ये किसका रेशियो है? ये रेड बॉल्स और ये व्हाइट बॉल्स का रेशियो है। ठीक है, इफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर 135,
व्हाइट बॉल को कितने हिस्से मिलने वाले थे, 9 हिस्से मिलने वाले थे, उसी हिसाब से उसको कितने मिले हैं 135। देन हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर। तो मैंने क्या बोला था, रेशियो का सम है तो हमेशा एक हिस्सा ढूंढने का, क्या ढूंढने का, एक हिस्सा ढूंढने का। इसका मतलब क्या है, 9 हिस्से जो है ना वो 135 है, 9 हिस्से क्या है 135, तो एक हिस्सा कितने का, 135 डिवाइड बाय 9 करोगे ना, तो करो 135 डिवाइड बाय 9 कितना आता है 15, एक हिस्सा 15 का। पूछा क्या है, रेड बॉल कितने, रेड को कितने हिस्से मिलने वाले, दो, एक हिस्सा 15 का तो दो हिस्से 30 के, तो आंसर क्या है 30, ऑप्शन डी। इतना देखो, अभी 80 वाला क्वेश्चन देखो कितना ज्यादा इजी है, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट पूछ लिया, जो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो पूछ रहे हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो, व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इज नोन एज स्क्वायर रूट, वेरिएंस, मीन वैल्यू। सर वेरिएंस क्या होता है, तुम लोग मत जानो वेरिएंस क्या होता है, उसमें जाना ही नहीं है। पूछा क्या है, कोई भी इंटीजर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बुलाया जाता है, उसको क्या बुलाया जाता है, 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको क्या बुलाया जाता है, स्क्वायर बुलाया जाता है ना, 3 का स्क्वायर। कोई भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करो तो उसको स्क्वायर बुलाया जाता है, लेकिन सर स्क्वायर है ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर है नन ऑफ दिस। ठीक है, स्क्वायर रूट मत करके आ जाना, स्क्वायर रूट मतलब कोई भी नंबर को उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। ठीक है, स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट। डैश आर दोज नंबर्स हुज स्क्वायर रूट्स कंटेन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। डैश आर दोज नंबर्स हुज स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, तो ऐसे नंबर जिनका आंसर स्क्वायर रूट जो है वो डेसिमल में आएगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे क्या, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर का आंसर कभी डेसिमल में थोड़ी आता है, उसका तो मस्त परफेक्ट आंसर आता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर में आंसर आता है। तो आंसर क्या है फिर, इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर मैंने सिखाया था, पता है हम लोग ने निकाला था, तो उनके पॉइंट में आंसर आते थे, उनको इम्परफेक्ट स्क्वायर बुलाया जाता है। बाकी ये एडिक्वेट स्क्वायर, इनएडिक्वेट स्क्वायर ऐसे टर्म्स है ही नहीं मैथ्स में। इम्परफेक्ट या परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब डेसिमल में आंसर आता है स्क्वायर रूट्स का, परफेक्ट स्क्वायर मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आता है, होल नंबर या नेचुरल नंबर में आता है आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी है, 36 भी है, 81 भी है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 84th सम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। नॉट पे जरा फोकस करिएगा, कौन सा मेथड नहीं है, ये मैंने आपको 4 नाम दिए थे, कौन से मेथड है स्क्वायर रूट्स ढूंढने के, उसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन था क्या, हाँ वो एक मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन हाँ है, वो अब तक पूरी जिंदगी वही तो किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो भी स्क्वायर रूट ढूंढने का मेथड है। वेरिएबल फैक्टर वो उसमें नहीं था, ये फैक्टर जो वेरिएबल फैक्टर है वो मेथड ही नहीं है ऐसा स्क्वायर रूट ढूंढने का, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो कौन सा मेथड नहीं है फिर, ऑप्शन सी, वेरिएबल फैक्टर मेथड, ऐसा कोई मेथड ही नहीं है स्क्वायर रूट ढूंढने का। एंड द एवरेज ऑफ 12, 18, 7, 14 एंड 9। चलो एवरेज ढूंढना ना, एवरेज कैसे ढूंढते हैं, सभी को प्लस करके डिवाइड बाय, कितने ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। 12 प्लस 18 कितना होता है 30, 30 प्लस 7 कितना होता है 37, 37 प्लस 14 कितना होता है 37 प्लस 14 कितना होता है 51, 51 प्लस 9 किया तो कितना होता है 60, तो 60 को किससे डिवाइड करना है 5 से, तो कितना आता है 12, आंसर ऑप्शन बी। ऐसे फटाफट आंसर निकालने का। 96 सम, फाइंड द एवरेज ऑफ 9, -7, 12, 18 और -7। तो सबको ऐड करो ना, 9 माइनस 7 कितना होता है 2, 2 प्लस 12 कितना होता है 14, 14 प्लस 18 कितना हो गया 14 प्लस 18 कितना हो गया 32, 32 माइनस 7 कितना हो गया 25, 25 ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5 ऑब्जर्वेशन है, तो आंसर क्या है 5 आंसर है, ऑप्शन ए। 97 सम, द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर इज कॉल्ड एज, कौन सा मीन,
एरिथमेटिक मीन तो कौन सा था? एरिथमेटिक मीन तो क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हार्मोनिक मीन क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ, अरे वो तो आंसर बता दिया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वही तो है, बाद में बताता हूँ वो। सेकेंड वाला ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मैंने क्या बताया था? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। आंसर ज्योमेट्रिक मीन है। 98 सम, आंसर बता दिया इसका मैंने। द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन डेटा वैल्यू इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन। बार बार रेसिप्रोकल करना पड़ता है ना, वो हार्मोनिक मीन। What is the term used to denote sum of money paid for using someone else's money? क्या लिखा है? What is the term used to denote sum of money paid for using someone else's money? तुम लोग ने किसी का पैसा लिया, बराबर है, तो कुछ उसको रिटर्न में देना पड़ता है ना। तुमने अगर किसी से उधारी ली, किसी से बोरो किया मनी, तो तुमको कुछ रिटर्न में देना पड़ता है। वो क्या देना पड़ता है? क्या देते हो तुम लोग? इंटरेस्ट देते हो। तो आंसर क्या है? इंटरेस्ट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स? कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लोन पे भी डिपेंड करेगा ना। छोटा अमाउंट तो छोटा इंटरेस्ट, बड़ा अमाउंट तो बड़ा इंटरेस्ट, उस पर भी डिपेंड करेगा। और हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिपे लोन्स, कितने साल लोन लिया है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। 1 साल के लिया है तो 1 साल का लोन, 15 साल के लिए लिया है तो 15 साल का इंटरेस्ट रहेगा, 1 साल के लिए लिया है तो 1 साल का ही इंटरेस्ट रहेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स पे भी डिपेंड करता है, तीनों चीज पे डिपेंड करता है। तो आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। समझ रहा है? चलिए नेक्स्ट वाला 101। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन 10,000? कितना इंटरेस्ट मिलेगा ऑन 10,000 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years? देखो ध्यान से, कितना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% हर साल। ऐसे कितने साल लिया? 5 years। तो हर साल 6,666% मिलेगा, तो 6% 5 साल के लिया, तो टोटल कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 30%। 30% किसका? 10,000 का। टोटल 5 साल में वो 30% कमाएगा ना इंटरेस्ट। तो 30% किसका निकालना है? 10,000 का। तो 10,000 का 30% कितना होता है? 3,000। तो आंसर 3,000 है। 102। मोहन डिपॉजिटेड 1 लाख इन अ बैंक फॉर 3 years। 3 साल के लिए डिपॉजिट किया 1 लाख रुपीज विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या पूछा है पता है? अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के होता है, ठीक है। तो पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 8%। हर साल 8% मिलेगा, कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो हर साल 8%, 3 साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 24%। 24% निकलो ना 1 लाख का, कितना होता है? 24,000। तो 1 लाख और 24,000 जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दो, तो 1,24,000। आंसर क्या है? 1,24,000। ईजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 103। एन इन्वेस्टेड सम फेच्ड a total interest of 10,000 at the rate of 10% in 1 year. What will be the original principal? ध्यान से सुनना, देखो सम क्या दिया है? एन इन्वेस्टेड सम फेच्ड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 10,000। 10,000 इंटरेस्ट मिला, कितने रेट पे पता है? 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला 1 साल के लिए। तो वो जो प्रिंसिपल जिस पे इंटरेस्ट मिला वो कितना था वो पूछा है। तो 10,000 मिला 10% के हिसाब से ना, तो अमाउंट तो वो 100% रहेगा। तो 10% के हिसाब से 10,000 मिला, तो 100% कितना? 1 लाख। 1 लाख पे मिलता है ना 10%, तो 10,000 मिला होगा, तो 1 लाख आंसर है इसका। A certain sum of money trebles itself in 10 years at certain rate of simple interest per annum. The rate of interest per annum is, क्या लिखा है? A certain sum of money trebles itself in 10 years। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? चलिए ये सम करते हैं। ये सम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ट्रेबल इटसेल्फ मतलब 3 टाइम्स हो जाता है। 3 टाइम्स हो जाता है क्या?
3 टाइम्स हो जाता है, पता है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है। प्रिंसिपल क्या हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर तुमने 100 रुपए रखे थे, 100 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल है, तो उन्होंने बोला 10 साल बाद ये 300 हो जाता है, बराबर है ना? 10 साल बाद कितने हो रहे हैं? 300। मतलब इंटरेस्ट कितना मिला तुमको? 100 रुपए अगर 300 बन रहे तो इंटरेस्ट तो 200 रुपए ही है ना। 100 रुपए अगर 300 बन रहे तो इंटरेस्ट कितना है? 200 रुपए। 200 रुपए तुमको इंटरेस्ट मिला ये, लेकिन ये 10 साल में मिला है ना। कितने साल में मिला है? 10 साल में मिला है। 200 मिला है 10 साल में, तो एक साल का कितना? एक साल का कितना? 20। तो हर साल तुम 20 रुपीज इंटरेस्ट कमा रहे हो। 20 रुपीज है ना, हर साल का इंटरेस्ट मिला ना। 200 रुपए कमाए उसने, 200 रुपए इंटरेस्ट है 10 साल का, तो एक साल का कितना? 20 रुपीज, बराबर है। अब 20 रुपीज को खाली परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 20 कमाया, किस पे कमाया? 100 पे कमाया ना, क्योंकि यही तो था ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो 20/100 इंटू 100, 100 कैंसल, 20%। समझा? तो 20% क्या है? 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर साल अगर उसको 20% मिलता है ना, तो 10 साल बाद वो अमाउंट जो है प्रिंसिपल, वो 3 गुना हो जाता है। तो आंसर क्या है? 20%। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी इज 5,000, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी 5,000 इज 800। मतलब ये प्रिंसिपल है 5,000, और 800 जो है ना, वो क्या है? इंटरेस्ट है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। और जो मैं बोलता हूँ ना कि डिफिकल्ट सम भी आ सकते हैं, वो ये टाइप के आ सकते हैं। उसमें लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लिखा है आगे? 5,000 जो है प्रिंसिपल है, 800 जो है वो इंटरेस्ट है। द नंबर ऑफ ईयर्स एंड इंटरेस्ट रेट पर एनम आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जो एन होता है हमारा, एन और आर दोनों इक्वल है। एन और आर इक्वल है मतलब सर समझा नहीं? मतलब अगर 4% है ना, तो 4 साल के लिए लिया होगा। 5% इंटरेस्ट है तो 5 साल के लिए लिया होगा। 6% है तो 6 के लिए लिया होगा। 7% है तो 7 ईयर्स के लिए लिया होगा। ऐसा उन्होंने बोला है कि एन और आर जो है ना, वो मेरे लिए क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है, बराबर है। तो उन्होंने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फिर? रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल होगा ना। अब उन्होंने दिया है क्या है? 5,000 मेरा प्रिंसिपल है, 800 मेरा इंटरेस्ट है। क्या है? चलिए, प्रिंसिपल है 5,000, इंटरेस्ट है 800। ऑप्शन क्या क्या दिए गए? 4, 5, 6, 7। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों इक्वल है, तो नंबर ऑफ ईयर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। पूछा है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो तुमको क्या करना है पता है? मैं प्रिंसिपल जो है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। पता है कितने हिसाब से? पहले 4% लूंगा मैं। 5,000 पे मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, किस पे पता है? 4% के हिसाब से। कितने साल के लिए सर? 4 साल के लिए। क्यों 4 साल के लिए? दोनों इक्वल होने वाले। मैं 5,000 पे 4% के हिसाब से 4 साल के लिए कैलकुलेट करूंगा। अगर 800 आता तो ठीक है, नहीं आता तो मैं 5% फिर लूंगा, ऑप्शन बी वाला लूंगा। ऑप्शन बी वाले में क्या ट्राई करूंगा पता है? 5% पे कैलकुलेट करूंगा, 5,000 पे कैलकुलेट करूंगा 5% के हिसाब से। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अगर वो नहीं हुआ तो 5,000 को कैलकुलेट करूंगा 6% के हिसाब से 6 साल के लिए। वो नहीं हुआ तो 5,000 को कैलकुलेट करूंगा 7% के हिसाब से 7 साल के लिए। जिसमें मुझे 800 आंसर आया ना, वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बताओ? पहला ऑप्शन क्या है? 4% ना, तो इसको मैं निकालूंगा इसके 4% के हिसाब से 4 साल के लिए।
बताओ कितना होता है 4 ईयर्स के हिसाब से। 1 साल का इंटरेस्ट निकालो ना, 4% ऑफ 500, 1% कितना होता है 500 का, 5000 का, 1% इज 50 रुपीज, तो 4% कितना हो गया 200 ना। 200 1 साल का है, तो 4 साल का 800। तो आंसर ऑप्शन ए है 4%। तो मतलब उसने 4% इंटरेस्ट था 4 साल के लिए लिया था। ट्विस्टेड था क्वेश्चन। 106, Sujit takes an educational loan of 10 lakh from a bank for a period of 5 years. The rate of interest is 10% per annum और ब्रैकेट में लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ 5th ईयर। एट द एंड ऑफ 5th ईयर कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 10 लाख रुपीज लिए 5 ईयर्स के लिए, हर साल का कितना इंटरेस्ट है? 10% लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से है। तो फाइंड द अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर 5th ईयर। 5th ईयर के बाद अमाउंट कितना पे करेगा वो? ये 10 लाख तो देगा वो, साथ में जो 5 साल का इंटरेस्ट हुआ है वो भी तो देना पड़ेगा। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 5 साल के लिए लिया ना उसने, हर साल 10-10%, हर साल 10-10%, तो 5 साल के लिए 50% हो जाएगा ना। 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, टोटल 50% हो गया इंटरेस्ट 5 साल का। तो निकालो इसका 10 लाख का 50% कितना होता है? 5 लाख। तो 5 लाख तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये जो 10 लाख जो प्रिंसिपल है वो तो देगा ही, 10 लाख तो देगा ही, प्लस 5 लाख प्रिंसिपल, टोटल 15 लाख देना पड़ेगा उसको। तो आंसर है ऑप्शन डी। 107, मनोज borrowed 50,000 for 4 years at the rate of 5% per annum. Find the interest accumulated at the end of 4 year. खाली इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा है, इंटरेस्ट कितना होता है वो पूछा है। तो देखो हर साल उसको कितना पे करना है? 5%। कितने साल के लिए लोन लिया था? 4 साल के लिए, हर साल 5%, तो 4 साल के लिए जैसे 5%, 5%, 5%, 5%, टोटल 20% पे करेगा ना वो इंटरेस्ट। किसका 20%? इसका 20%। तो 50,000 का 20% कितना होता है? कोई भी चीज का 20% निकालना है ना तो उसको डिवाइड बाय 5 करना है। जैसे 50,000 है ना, उसको क्या निकालना है? उसका 20% निकालना है, तो उसको डिवाइड बाय 5 कर दो, 20% आ जाएगा। तो 10,000 उसका इंटरेस्ट है, 50,000 उसका क्या था? प्रिंसिपल, उसमें से 10,000 इंटरेस्ट है, तो आंसर 10,000 है। आंसर क्या है? 10,000 है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट to find out amount when interest is compounded annually? compounded annually मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बताओ? इसमें एक करेक्शन है, यहाँ पे ना एन है। क्या है? एन। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें अभी कौन सा करेक्ट हो गया बताओ? ऑप्शन बी, क्योंकि ऊपर एन भी आता है। ठीक है, ये गलत है। गलत क्यों है ये? क्योंकि इसमें एन नहीं है, ये इसमें वो 1+ वाला नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो आंसर इज दिस, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। 109, 10,000 is invested at annual rate of 10%. What is the amount after 2 years if compounded is done annually? तो 10,000 के हिसाब से 10% फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलो कैलकुलेट करते हैं। 10,000 के हिसाब से 10% फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल का है तो 2 कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेंगे। ट्रिक बताया मैंने आपको, 10,000 का 10% पहले साल का मिल जाएगा। पहले साल का ढूंढना बहुत ईजी है। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। अब दूसरे साल का पता है हमको कैसे मिलेगा? दूसरे साल का अपने को कौन बताएगा? ये 1,000 बताएगा। 1,000 का 10% उसमें ही ऐड कर दो। 1,000 का 10% कितना होता है? 100। 100 उसमें ही ऐड कर दो, तो 1,100 अगले साल का। पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,100, टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ? 2,100। ये खाली कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। अगर प्रिंसिपल
इसमें ऐड कर देंगे तो अमाउंट मिल जाएगा ना, मतलब अगर अमाउंट पूछते ना तो हम इसमें जो प्रिंसिपल है ओरिजिनल 10,000 वो ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाता है वो 12,100। देखते हैं क्या पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना हो गया 12,100, तो आंसर क्या है ऑप्शन डी। एंड द लास्ट एमसीक्यू इज अ शॉपकीपर हैज परचेज्ड अ प्रोडक्ट फॉर 180 रुपीज। कितने में परचेज किया 180 पर केजी में, क्या किया परचेज किया। व्हाट इज द प्रॉफिट अर्नड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इफ द सेम इज सोल्ड फॉर 225। मतलब ये बहुत हाई इंग्लिश में क्या लिखा है पता है, 180 में खरीदा मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, 225 में बेचा मतलब सेलिंग प्राइस है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में बताओ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 180, सेलिंग प्राइस कितना है 225, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो पहले प्रॉफिट कितना हुआ वो ढूंढो ना, प्रॉफिट कितना हुआ 45 का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ 45 का ना, ये माइनस करो 45 का प्रॉफिट हुआ अपॉन, प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो 180 45 अपॉन 180 इंटू 100। अब 9 का टेबल आता है ना, 9 5 जा 45, 9 20 जा, और ये 9 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 1/4 आया, 1/4 मैंने बताया था 1/4 कितना परसेंट होता है 25% होता है। 1/4 कितना परसेंट होता है 25, मतलब उसने 25% प्रॉफिट अर्न किया है, ऑप्शन ए। समझा सभी को, ये सारे एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यूज थे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आगे करनी है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं मैं आप सभी को CSET एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है एग्जाम के टाइम, सारे के सारे क्वेश्चंस मीडियम लेवल डिफिकल्टी पे आने वाले हैं, तो आप लोगों को ठंडे दिमाग से क्वेश्चन रीड करके फिर आंसर देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।